चलिए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको बता देते हैं यहाँ पे कि हम एन की यहाँ पे क्लास चल रही है, ठीक है ना। एन के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। और एन जो होता है ये स्टेट पीएससी करवाती है, और स्टेट पीएससी आपकी वेरियस स्टेट पीएससी होती है, जैसे कि वेरियस एग्जाम एमपीपीएससी, एपीएससी, सीजीपीएससी, एमएचपीएससी, ठीक है, केपीएससी, कई वेरियस कई सारी होती, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, उनको आपको लगाना है जिससे कि आपको एक तरीके से नॉलेज हो जाए कि भाई क्वेश्चन आते कैसे हैं, राइट। चलिए तो पीएससी आपको लगानी है। उसके बाद में आपको देखो, पीएससी के क्वेश्चन आप लगा लेते हो तो आपका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है किसमें, एसएससी जेई वगैरह में बहुत ही बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एसएससी जेई की जो एग्जाम होती है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो आपको लगाना है, जैसे स्टेट पीएससी के क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे तो ईएससी के क्वेश्चन में लेकर आऊंगा, ठीक है। तो हमारे साथ में आपको बने रहना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो 20 तक के हमने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिए थे, 21 से स्टार्ट करते हैं। सेप्टिक टैंक इज अ, ठीक है, सेटलिंग टैंक, डाइजेशन टैंक, एरेशन टैंक, ठीक है। तो आपका सिंपल यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सिंपली 21 का बी, ए एंड बी। एरेशन टैंक होता नहीं है ये, ठीक है। सेटलिंग टैंक है, हाँ ठीक है, सेटलिंग होती है उसमें और डाइजेशन भी होता है, राइट। तो ये आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप about the vertical axis in horizontal plane is known as, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिटिंग, रिवर्सिंग, स्विंगिंग एंड प्लगिंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्वेश्चन 22 का सिंपल हो जाएगा आपका यहाँ पे डी, क्या, स्विंगिंग, ठीक है, स्विंगिंग। याद रखना है, टर्निंग, टर्न कर रहे हैं ना, देखो टर्न कर रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल एक्सिस एंड आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको इसको क्या कर रहे हो, टर्न कर रहे हो। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा आपका क्या, ठीक है। इसका सिंपल आंसर हो जाएगा आपका स्विंगिंग, ठीक है, स्विंगिंग। ये चीज ध्यान रखना है आपका। मैं आपको बता दूं, आपका टेलीस्कोप है ना, या फिर जैसे कि थेडोलाइट, इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो टेलीस्कोप को यदि आपने टर्न किया तो यहाँ पे सिंपल स्विंगिंग आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं जल्दी से। याद रखना है स्विंगिंग, ठीक है, स्विंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 23 चेक करो, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, ये है आपका रिपीटेड क्वेश्चन, राइट। चलिए तो आपका यहाँ पे क्या क्या चीज दे के रखा है, ये तो पूरा एज इट इज सेम क्वेश्चन है, एज इट इज सेम क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर बिना देखे बता सकता हूँ, बिना सॉल्व करे, ठीक है। 23 का आंसर यहाँ पे सिंपल ए होने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ ना, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन पूरा कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे भर दिया गया है, ठीक है। चलो फिर भी इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। चलो तो इसको, इसमें आपका कैसे कैसे इसको सॉल्व कर लोगे, सिंपल है। देखो करना क्या है, यहाँ पे बेंचमार्क देख रखा है, बैक साइड देख रखा है, तो 100 प्लस 1.215, ठीक है, बैक साइड प्लस होती है। और आप करते क्या हो, जो फोर साइड आपकी होती है, फोर साइड आपकी होती है वो, उसको आपको माइनस करना पड़ता है, ठीक है, फोर साइड को माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर सिंपल निकल कर आ जाएगा, क्या, 99.345, ठीक है, 99.345 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स, ठीक है, टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स, ठीक है, चेक करो। एट एन एंगल 60 डिग्री, एट एन एंगल 60 डिग्री, द रेडियस ऑफ कर्व ज्वाइनिंग द टू स्ट्रेट लाइंस इज 600 मीटर, ठीक है, 600 मीटर। द लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड एंड, ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड एंड मिड ऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड एंड मिड ऑर्डिनेट्स इन मीटर्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द कर्व, रिस्पेक्टिवली ऑफ द कर्व आर।
इसका क्वेश्चन आपका क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, मतलब कैसे इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 24 को, लेंथ ऑफ लॉन्ग कार्ड, ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कार्ड की बात कर रहा है यहाँ पे। देखो लेंथ ऑफ लॉन्ग कार्ड की बात चल रही, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कार्ड निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कार्ड निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल, L इक्वल्स टू 2R, L इक्वल्स टू 2R साइन डेल बाय 2, ठीक है, साइन डेल बाय 2, ये आपका यहाँ पे लेंथ ऑफ लॉन्ग कार्ड निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कार्ड निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है, ये चीज 2R साइन डेल बाय 2, 2R साइन डेल बाय 2, ठीक है, 2R साइन डेल बाय 2 लॉन्ग कार्ड निकालने का, ठीक है, याद रखना है। लॉन्ग कॉर्ड जो टर्सन होता है, टर्सन, टर्सन एक कोई व्यक्ति का नाम है, वो लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग टर्सन, तो ऐसे याद रखना 2R साइन डेल बाय 2, राइट, ये आपका आंसर हो, सॉरी, मतलब इससे आपका कैसे सॉल्व कर लोगे, 2 हो जाएगा, रेडियस आपकी दी हुई है, ठीक है, कितनी दी हुई है, रेडियस 600 मीटर, ठीक है, मल्टीप्लस साइन 60 दिया हुआ है तो 30, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ गया आपका 600, ठीक है, 600 आपका 1/2, 30 का 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 600 आपका यहाँ पे सिंपल आंसर है। 600 आपकी दो जगह है, ये भी 600 है, ये भी 600 है, तो चेक करना पड़ेगा कि आपको जो नेक्स्ट मिड ऑर्डिनेट निकालना है वो भी कितना आएगा। मिड ऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं, ठीक है, देखो m इक्वल्स टू आपका r कास अल्फा, कास डेल बाय 2 या अल्फा बाय 2, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेडियस, ठीक है, रेडियस मतलब आपकी कितनी दी हुई है 600, और माइनस में 1 माइनस कॉस डेल बाय 2 मतलब कि ये 30 हो जाएगा, ये भी 30, ठीक है, तो इसका आंसर आपका सिंपल कितना आ जाएगा यहाँ पे 80.4, राइट, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो दो फार्मूले याद रखने थे आपको, ठीक है, मिड ऑर्डिनेट कैसे निकालते, आर माइनस आर कॉस डेल बाय 2, मतलब डेल बाय 2, और ऊपर में आपका आर सिंपल आर साइन, ठीक है, आर साइन डेल बाय 2, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं जल्दी से। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे 25 वाला क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है, ठीक है, 25 वाला क्वेश्चन देखना यहाँ पे बोल क्या रहा है। यहाँ पे बोल रहा है, देखो ये सारी कहानी यहाँ पे देखे रखी उसने, ठीक है, तो आपको निकालना है यहाँ पे सिंपल आपको निकालना है द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द वेंचुरी मीटर, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द वेंचुरी मीटर, ये चीज आपको निकालनी है। बट यहाँ पे ध्यान देना है, देखो आप CD निकालना है ना, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मतलब CD निकालना है, राइट, और CD की वैल्यू आपकी लाई करती है, ठीक है, 0.95 के आसपास, ठीक है, अब यहाँ से चेक करो 0.9 है, यहाँ पे 0.95 है, 0.85 एंड 0.74, तो आपके ये दो तो हो ही नहीं सकते, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका लगभग 0.93 टू 2.95 तक ही वेरी करता है, तो ऑप्शन नंबर आप बिना कैलकुलेट किए हुए 0.95 लगा सकते हो, यदि आपको बैकग्राउंड में थोड़ी चीजें पता हो तो, ठीक है, यदि CD निकालना है तो आपका पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है, CD निकालते निकालते कैसे देख लो, Q इक्वल्स टू आपका CD, ठीक है, ये फार्मूला होता है A1 डिवाइड में आपका A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज हो जाता है, और मल्टीप्लाई में आपका √2GH, ये फार्मूला आपका क्या Q निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है, तो आपको Q यहाँ पे देके रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 30 लीटर्स, ठीक है, 30 लीटर्स आपका देके रखा है Q, कोई दिक्कत नहीं है पर सेकेंड, तो इससे यहाँ पे A1 A2 भी सब चीज देके रखा है, ठीक है, तो यहाँ से आपका CD निकल जाएगा, ठीक है, तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 26 चेक करो क्या बोल रहा है, राइट, देखो टू फुटिंग एंड
देखो, टू फुटिंग, वन सर्कुलर एंड अदर स्क्वायर फाउंडेड ऑन द प्योरली क्वेजन लेस सॉइल, ठीक है। द डायमीटर ऑफ सर्कुलर फुटिंग इज सेम, ठीक है। ये सारी कहानी आपको बोल के रखा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहां पे इसने सिर्फ एक चीज चेंज कर दिया है। क्या क्या चेंज कर दिया है? यहां पे इसने बोला है आपका फुटिंग जो है, फुटिंग जो है आपकी कोहेजन कोहेजन लेस सॉइल में, ठीक है, कोहेजन लेस सॉइल में। तो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी आपको बतानी है। तो इसको कैसे करोगे? देखो, क्यू एन यू जिसमें भी सी वाली टर्म थी वो तो पूरी तरह जीरो हो जाएगी। बी वाली टर्म जो बचेगी आपकी, मतलब बचेगी इसमें सिर्फ लास्ट वाली टर्म बचेगी। तो लास्ट वाली टर्म में क्या हो जाएगा? सिंपली यहाँ पे चेक करो। देखो, सर्कुलर के लिए आपका क्या हो जाता है? सर्कुलर के लिए यहाँ पे हो जाएगा 0.3, ठीक है, 0.3 एन गामा बी गामा, ठीक है, ये चीज। और ये हो गया किसके लिए? सर्कुलर के लिए, क्यू एन यू। वहीं पे क्यू एन यू यदि स्क्वायर के लिए बोले हम, तो वो हो जाता है आपका 0.4 एन गामा बी गामा। अब यहाँ पे चेक करो डिवाइड किसके बराबर, डिवाइड मतलब रेशियो किस किस का चाहिए इसको? सर्कुलर फुटिंग एंड स्क्वायर फुटिंग का रेशियो, है ना, चाहिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 3/4, ठीक है। ये आंसर हो गया। पता है ना फार्मूला क्या होता है? फार्मूला याद है ना आपका? 1.3 क्यू एन यू, 1.3, ठीक है, 1.3 सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.4 बी गामा एन गामा। 0.4 है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, सर्कुलर में ये 3 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 0.3 हो जाता है, बाकी एज इट इज सब चीज सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है। 27, इन अ ट्री इन अ ट्री द कैम्बियम लेयर इज सिचुएटेड बिटवीन, किसके इसके बीच में ये कैम्बियम लेयर पाई जाती है, यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। आउटर बार्क एंड इनर बार्क एंड सेप वुड। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेयर्स, वेरियस लेयर्स होती है आपके, कहना चाहिए एक ट्री में, ठीक है। आउटर बार्क होता है, इनर बार्क होता है, राइट। फिर उसके बाद में पिथ होता है, फिर हार्ट वुड होती है, ठीक है। उसके बाद में सेप वुड होती है, ठीक है। और फिर मेड्यूलरी रेस होती है, ठीक है। तो कैम्बियम लेयर की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? कैम्बियम लेयर। तो कैम्बियम लेयर का यहाँ पे सिंपली हो जाएगा इनर बार्क एंड सेप वुड। इनर बार्क एंड सेप वुड के बीच में ये चीज होती है, ध्यान देना, राइट। चलिए, सिंपल, इनर बार्क एंड सेप वुड, ठीक है। चलो, ये कहानी आपकी यहां तक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, हाँ, यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं और, ठीक है, सेप वुड एंड इनर बार्क, ठीक है। चलिए, ये वाला कैम्बियम जो लेयर है ये दो के बीच में होती है, राइट। डायग्राम बना के बता देता हूं। बीच में होता है आपका पीथ, बीच में होता है पीथ, ठीक है। फिर यहां से आपका इस तरीके से ऐसी गोल 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 कहानी बनती है। फिर इसके बाद में, एक मिनट, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे बनती है बड़ी कहानी। इस तरीके से एक लेयर होती है, ये वाली लेयर होती है, ठीक है, लेयर, राइट। ये जो लेयर होती है इसको बोला जाता है, इसमें भी दो इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट चीज होती है, ठीक।
तो इसकी जो इनर मोस्ट होती है उससे बोलते हैं हम इनर बार्क, इनर बार्क, और आउटर वाली को बोलते हैं आउटर बार्क। ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आपकी आती है सेपवुड। ठीक है, इसके बाद में सेपवुड आता है, यहाँ पे इधर के बीच में रहता है आपका सेपवुड। ठीक है, दूसरी चीज सेपवुड हो गया। और आउटर तो आपको पता है आउटर बार्क होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में फिर यहाँ उसके जस्ट मतलब पीठ के करीब करीब होती है हर्ट वुड, हर्ट वुड, राइट, हर्ट वुड होती है, राइट। ये चीज हो गया सेपवुड, हर्ट वुड, ये सारी यहाँ पे चीजें हो गई। और ये होता है आपका पीथ। ठीक है, और ये जो रेस है ये होती है आपकी कौन सी रेस, मेड्यूलरी रेस, मेड्यूलरी रेस। तो आपको याद रखना है, देखो इनर बार्क आउटर बार्क। ठीक है, बार्क का मतलब पता ही है आपको, छाल होता है। ठीक है, इनर बार्क एंड आउटर बार्क आपके दोनों बाहर ही रहेंगे। उसके जस्ट बाद में आपका हो जाएगा सेपवुड, उसके बाद में ठीक है हर्टवुड, सेपवुड हो गया, उसके बाद में हर्टवुड हो गया, उसके बाद में पीथ हो गया। ठीक है, बस यही चीज तो है। तो इनर बार्क, ठीक है, चेक करो इनर बार्क एंड, इनर बार्क एंड आपका सेपवुड के बीच में आपकी कैम्बियम लेयर रहती है। ठीक है, चलो ये हो गया ऑप्शन इसका। आगे बढ़ते हैं। तो कैम्बियम लेयर कहीं यहाँ पे रहेगी। ठीक है, इस जगह पे कैम्बियम लेयर आपकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। 28 की 28 चेक करो क्या बोल रहा है, राइट। 28 यहाँ पे देखना क्या बोल क्या रहा है, सिंपल। ठीक है, देखो फॉर द स्ट्रक्चर shown in the figure the fixed end moment at support A, फिक्स्ड end moment की बात चल रही है यहाँ पे, फिक्स्ड end moment, फिक्स्ड end moment। ठीक है, चलो कैसे इसको यहाँ पे निकालोगे, फिक्स्ड end moment को कैसे आप निकालोगे, सिंपल है। आपको करना क्या है, बस चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझ के ये जो डायग्राम है इसको आपको बदलना पड़ेगा दूसरे डायग्राम में। ठीक, तो इसको कैसे बदल दोगे, सिंपल। ठीक है, आपको करना होगा इस तरीके से, आपका ये है, फिर यहाँ पे ये, और यहाँ पर ये। ठीक है, इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया तो क्या निकल कर आ गया, 10 cos 45 डिग्री, 10 cos 45 डिग्री, और यहाँ पे आपका 10 sin 45 डिग्री। ये दो चीज आपकी यहाँ पर निकल कर आ गई। ठीक है, ये है आपका ए। अब इसको करना क्या है, आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे ठीक है जो ये फिक्स वाला है इसको भी हटाना पड़ेगा। इसको हटाओगे ना तो आपको यहाँ पे रिएक्शन लग जाए, रिएक्शन मतलब यहाँ पे भी फोर्स आपके लग जाएंगे। कौन कौन से चेक करते हैं, देखो सिंपल, आपका जब ये लगा हुआ रहेगा तो उस केस में आपका एक तो ऊपर से लोड आएगा, एक तो आपका इस तरफ से लोड आएगा, एक तो आपका ये बेंडिंग वाला यहाँ पे लोड आएगा। ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, राइट। समझ रहे हो बात को ना, ये चीज। अब यहां से आप कैलकुलेट करते करते जाओगे, अल्टीमेट आपको यहाँ पे चीजें कैसी मिलना चालू हो जाएगी, चेक करो। देखो ये पॉइंट है, यहाँ से आपने ये कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया यहाँ तक, तो यहाँ से मोमेंट ट्रांसफर होते होते गया यहाँ पर आया। ठीक, मोमेंट एंड फोर्स ट्रांसफर होते हुए तो यहाँ पे आया, तो 10 cos 45 डिग्री। ठीक है, ये तो यहाँ पे ही आ गया। उसी तरह आपका इस इधर से आपका 10 sin 45 डिग्री, ये एक चीज हो गया। फिर नेक्स्ट यदि बात करूं, मैं नेक्स्ट बात करूं तो यहां से इस तरीके से, ठीक है, यहां से आपका हो जाएगा क्या 10, ठीक है 10 cos 45 डिग्री, 10 cos 45 डिग्री मल्टीप्लाई 1, प्लस में आपका 10 sin 45, ठीक है, इंटू में आपका 1,
ये चीज़ यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह आगे देखते हैं। मतलब नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका 7.04 किलो न्यूटन प्लस 7.0407 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये भी आपका मीटर में ही हो जाएगा। अल्टीमेट आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या 14.014 14.014 ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? तो इसका आपका आंसर हो गया आपका 14.014। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ठीक है, एज पर द स्ट्रेस ब्लॉक आपका 550 ग्रेड ऑफ स्टील है, इसके लिए आपको बताना है। तो इसके लिए आपका सिंपल 0.44D हो जाएगा। ठीक है, 0.44D आपका आपका 0.53 होता है, 53 0.46 होता है। ठीक है, ये कहानी आपकी बनती जाती है। ठीक है, 0.48 0.46 ये सारी कहानी होती है। राइट, चलो तो इसका 0.44 हो जाएगा आंसर 500 के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 वाला, द ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक एस्टिमेट फॉर एन एक्टिविटी आर 4 days दिस। ठीक है, द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ दिस एक्टिविटी इज। राइट, तो आपको फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने बोल के रखा था 4 प्लस 11, ठीक है, प्लस 12 डिवाइड में 1 2 3 है ना, और यहाँ पे 4, सॉरी 4 बोल रहा हूँ 6 है ना, 1 2 3 3 दूनी 6। ठीक है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे हो जाएगा क्या 4। ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 बस। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 10 days। ठीक है, 10 days। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर आपका सिंपल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सॉरी यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 10 days। 10 days यहाँ पे आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 को चेक करो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जल्दी से इसको बताना है। सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम या डबली रिइंफोर्समेंट बीम, कौन सी यहाँ पे हम बीम प्रोवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल करना क्या पड़ेगा, चेक करो। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा क्या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो क्या देख रखा है 415 के लिए आपको देख रखा है। 415 के लिए आपका होता है यहाँ पे 0.138 FC के, ठीक है, FC के BD स्क्वायर। ठीक है, FC के BD स्क्वायर ये चीज हो जाता है। बस वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी, देखो 0.38 किसके लिए 41 के लिए है ना, 0.41 के लिए 0.38 आपका यहाँ पे 138.138। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देना 138 मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू आपको 300। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई आपका यहाँ पे 400 का होल स्क्वायर। राइट, ये चीज हो गई यहाँ पे सिंपल। राइट, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, आंसर आपका पूरा निकल कर आएगा 13248,000 एंड 0 न्यूटन पर mm। ठीक है, न्यूटन पर mm आपका यहाँ पे निकल गया। ठीक है, ये चीज अब ये यहाँ पे चेक करो आगे क्या बोलता है, एमयू लिमिट है ना, एमयू लिमिट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये चीज निकाल लिया। ठीक है, 1132.48, ठीक है, किलो न्यूटन। ठीक है, किलो न्यूटन मीटर। ठीक, ये चीज आपने एमयू लिमिट यहाँ से आपने निकाल लिया, एमयू लिमिट। बट ये एमयू लिमिट जो है आपकी, एमयू लिमिट इज लेस देन, ये है आपकी छोटी, क्योंकि देखो 150 किलो न्यूटन आपको देखे रखा है, इससे आपका छोटा है, मतलब कि आप क्या चीज सिंगली रिइंफोर्स। ठीक है, यहाँ पे आप यूज करोगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सॉरी मतलब 1 मिनट। ठीक है, आपका इसमें इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कि डबली। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ना एमयू लिमिट से आपका ज्यादा हो गया ना, कौन सा 150 किलो न्यूटन मीटर, 150 किलो न्यूटन मीटर आपका एमयू लिमिट से ज्यादा हो गया। एमयू लिमिट 132.48 आया है,
तो जब ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में हम डबली रिइंफोर्समेंट बीम प्रोवाइड करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो जल्दी से 32 यहाँ पे चेक करते हैं। 32 में यहाँ पे बोल रहा है आपका अकॉर्डिंग टू IES 456, ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट विद मैक्सिमम प्री वाटर, ठीक है, मैक्सिमम प्री वाटर टू सीमेंट रेशियो, मैक्सिमम प्री वाटर टू सीमेंट रेशियो ऑफ 0.5 एंड मिनिमम सीमेंट कंटेंट ऑफ 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS, ठीक है। द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट विथ मिनिमम ग्रेड ऑफ, आपको मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट बताना है, ठीक है, जो हम यूज करते किसमें, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, ठीक है। ये सारी चीज कहानी है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ग्रेड अपन यूज करते हैं। तो सिंपल, इसका M25 अपन यहाँ पे यूज करेंगे, M25 यूज करते हैं, राइट, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको बताया था। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। अ हेवीली इलास्टिक बॉल ड्रॉप्स फ्रॉम द सीलिंग, ठीक है, सीलिंग रूम एंड आफ्टर रिबाउंडिंग वंस फ्रॉम द फ्लोर reaches a height equal to 3/4 that of ceiling, the coefficient of restitution। बड़ा क्वेश्चन अजीब बोल दिया यार यहाँ पे, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या इसने बोला उसको थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे इसने ऊपर से बाल को फेंका नीचे, ठीक है, तो V1 इसकी यहाँ पे वेलोसिटी हो गई। उसके बाद में फिर ये बाल गई आपकी कुछ दूरी तक यहाँ तक, तो V2 यहाँ पे हो गई, ठीक है। फिर यहाँ से आपकी 3/4, ये जो हाइट है आपकी 3/4 ऑफ H, और ये वाली है यहाँ पे टोटल H, राइट, ये है टोटल H एंड 3/4 H, राइट, ये चीज समझ गए बात को। और ये है V2। तो यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट, ठीक है, ये चीज होती है। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया यहाँ पे, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस V1, ठीक है, क्योंकि V2 के बाद में देखो, V2 के बाद में वो ऑब्वियस है कि 0 हो जाएगी, और V1 के पहले वो आपकी 0 इसकी वेलोसिटी थी, ठीक है। तो अल्टीमेट V2 बाय V1 हो गया यहाँ पे, V2 बाय V1। और आपको पता है V2 क्या होता है, √2GH डिवाइडेड बाय √2GH1, ये चीज होता है। तो यहाँ से आपका फार्मूला निकल कर आ जाए, आंसर निकल के आ जाएगा √3/4, मतलब कि ये आपका ए वाला ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 को चेक करो, क्या बोल रहा है। व्हाट इज द थीम ऑफ इन्वायरमेंट डे 2017। बाप रे, ठीक है, जो इन्वायरमेंट डे है उसकी थीम क्या थी 2017 में, ठीक है। कनेक्टिंग पीपल टू नेचर इन द सिटी एंड ऑन द लैंड फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। आंसर क्या है इसका, ठीक है, 34 का करंट अफेयर टाइप का एक क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसका आंसर आपका सिंपल ए ही है, ठीक है, ए ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो यहाँ पे 35 में क्या बोल रहा है। According to IS 800, the nominal shear capacity of M20 bolt of grade 4.6 with one shear plane passing through bolt shanks and one shear plane passing through threaded portion, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे बोल के रखा है, ठीक है। इसका आंसर आप कैसे निकाल दोगे, राइट। देखो क्या होता है नॉमिनल शियर कैपेसिटी क्या होती है, नॉमिनल शियर कैपेसिटी इक्वल्स टू आपका FUB डिवाइडेड बाय √3, ठीक है, ये चीज NN, ठीक है, AN, राइट, प्लस NS और यहाँ पे AS, ठीक है, ये चीज। और इसको हम बोलते हैं क्या, VNSB ना, VNSB ये चीज होता है यहाँ पे।
FUB बाय √√3 NNAN प्लस NSAS, ये चीज हो जाती है, राइट। अब यहाँ पे जो डिजाइन शियर कैपेसिटी होती है, डिजाइन शियर कैपेसिटी कैसे हो जाती है, देखो V डिवाइडेड बाय NSB डिवाइड में आपका गामा MB, ठीक है, VNSB डिवाइडेड बाय गामा MB, राइट। VNSB डिवाइड में आपका 1.25 इक्वल्स टू आपका यहाँ पे हो जाएगा VDB, VDSB, राइट, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहां से आपको सॉल्व करके आपको वैल्यू निकाल लेना है, सिंपल। कैसे, चेक करो यहाँ पे जल्दी से, देखो, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। यहाँ पे FUB की वैल्यू पुट करो, FUB की वैल्यू हो जाएगी 400 डिवाइडेड बाय √√3 मल्टीप्लाई NN का मतलब होता है, ठीक है, प्लेन, π/4 एरिया, D का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 है ना, 20 बोला यहाँ पे, ठीक है, 20 का स्क्वायर। ये कहानी आपकी यहाँ तक पहुंच गई, M20 बोला है ना यहाँ पे, ठीक है। चलो, उसके बाद में प्लस 1 इंटू 0.78 प्लस इंटू 0.78 π/4, ठीक है, यहाँ पर आपका 20 का स्क्वायर, ये चीज यहाँ पे हो गई। अब यहाँ से जो VNSB जो आएगा, VNSB सिंपल यहाँ पे 125, यहाँ 129.14 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो फार्मूला यहाँ पे ये चीज याद रखना है अपने को, ये चीज क्या, अकॉर्डिंग टू IS 800-202, ठीक है, ये चीज द नॉमिनल शियर कैपेसिटी M20 बोल्ट, ठीक है, नॉमिनल शियर कैपेसिटी ऑफ N20 बोल्ट, ऐसे आपको निकालना है नॉमिनल शियर कैपेसिटी, राइट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से चेक करना यहाँ पे 36 वाला, ठीक है, 36 वाला, अकॉर्डिंग टू है ना, अकॉर्डिंग टू द IS 800-2007 द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार, सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार इन अ बिल्ट अप स्टील कंप्रेशन मेंबर सेल नॉट एक्सीड, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ना सिलेंडरनेस रेशियो वाले घूमते ही रहते हैं, ठीक है। लेसिंग बार की बात की जा रही है यहाँ पे, तो लेसिंग बार वाली जब बात हो रही है तो क्या होता है इसमें, ठीक है, द सिलेंडर रेशियो फॉर लेसिंग बार, सिलेंडर रेशियो फॉर लेसिंग बार, ठीक है, लेसिंग बार के लिए जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है, सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है वो आपका यहाँ पे 145, ठीक है, 145 किसके लिए, लेसिंग बार के लिए 145, ये चीज याद रखना है, समझ रहे हो बात को, लेसिंग बार के लिए 145 याद रखो। लेसी जो लस्सी है, एक तरीके से बोला जाए, जो लेसी है, लेसी वो 145 रुपए से कम में नहीं मिलती, 145 रुपए से कम में नहीं मिलती। भाई कुछ करना है जिंदगी में तो पढ़ लो, है ना, ठीक है, ज्यादा सोना होना बंद करो, सो मत, है ना, और ज्यादा मस्ती मजाक भी मत किया करो किसी से, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, देखो इसका आंसर क्या है, 145। द स्प्लाइस प्लेट फॉर द स्टील कॉलम इज जनरली डिजाइंड एज, ठीक है, इज जनरली डिजाइंड एट द स्प्लाइस प्लेट फॉर द स्टील कॉलम, स्प्लाइस प्लेट फॉर द स्टील कॉलम इज जनरली डिजाइन एज, इज जनरली जो स्टील कॉलम है ना, स्प्लाइस, देखो द स्प्लाइस प्लेट फॉर द स्टील कॉलम इज जनरली डिजाइन एज क्या हो जाएगा, ठीक है, ये किसके लिए हमें डिजाइन करते हैं, किसके लिए डिजाइन करते हैं स्प्लाइस प्लेट, राइट। तो इसके ये इसका हो जाएगा आपका 37 का सिंपल आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, स्प्लाइस प्लेट आपका इंटरमीडिएट कॉलम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। स्प्लाइस स्प्लाइस प्लेट आपका इंटरमीडिएट कॉलम के लिए यूज किया जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है, 38 वाला। ठीक है, इन द कंजुगेट बीम मेथड। ठीक है, इन कंजुगेट बीम मेथड द फिक्स्ड सपोर्ट इन एक्चुअल बीम कंसिडर एज आपका फिक्स्ड हो जाता है फ्री, है ना। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। 38 का हो जाएगा यहाँ पे सिंपल आपका ए। 38 का यहाँ पे हो जाएगा ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अ राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है, एट राइट एंगल ट्रेंगल with base 50 mm, with base 50 mm and height 75 mm। ठीक है, आपका बेस यहाँ पे 50 mm है और आपका 75 mm आपका, ठीक है, 75 mm एंड बेस आपका 50 mm है। इज प्लेस्ड विद इट्स बेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सब्जेक्टेड टू shear force of F if moment of inertia is I about the axis passing through centroid parallel to the base, then the shear stress at the axis passing through the centroid is। ठीक है, इसका आंसर आप कैसे निकालोगे वो चीज यहाँ पे चेक करो, राइट। ठीक है, यहाँ पे चेक करना है आपको 39 का। इसमें क्या होगा, एक चीज तो आपको पता होना चाहिए, टाउ का फार्मूला होता है आपका क्या, ठीक है, वी ए वाई डिवाइडेड बाय आई बी। टाउ इक्वल्स टू ए फार्मूला होता है, राइट। बस इसी में तो चीजें आपको डालनी है और यहाँ पे चीजों को निकालना है। ठीक है, तो v का इक्वल्स आपका f। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे जो डायग्राम बोला है वो बनाओ। ठीक है, तो डायग्राम आपका यहाँ पे सिंपल हो जाएगा। बात करें अपन तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल की बात किया है उसने, तो राइट एंगल ट्रेंगल बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। अब यहाँ पे इसकी सीजी होती है आपकी, ठीक है, जैसे कि 100 है तो ये हो जाएगी आपकी कहाँ, ये 25 पे आपकी ये चीज हो जाएगी। ठीक है, सीजी, और यहाँ पे 75, सॉरी मतलब 50, ये चीज 50, यहाँ पे 50। ठीक है, ये हो गया आपका। बोल देखो 75, वो टोटल 75 ही है ना, तो इसीलिए आपका यहाँ पे इतने में 50 और इतने में 25, राइट, सी जी। अब यहाँ पे एक बात है, जो y की डिस्टेंस है, y की डिस्टेंस कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक y की डिस्टेंस है आपकी सिंपल, y की डिस्टेंस है यहाँ पे सिंपल 10/3। ठीक है, सॉरी 100/3 मीटर, राइट, ये चीज हो गया। सी जी आपको है यहाँ पे 50 mm है, 50 mm है। ठीक है, ये सारी कहानी है यहाँ तक। अब नेक्स्ट आगे सॉल्व करें हम यदि, तो वो क्या हो जाएगा, देखो सी जी के ऊपर की बात करते हैं। ठीक है, सी जी के ऊपर की बात तो यहाँ पे हो जाएगा, राइट, इस तरीके से ये हो जाएगा, राइट, ये यहाँ पे यूं यूं यूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100/3, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक y बराबर 50/3। ठीक है, y बराबर 50/3, और यहाँ से हो जाएगा आपका a बराबर 1/2 मल्टीप्लाई 100/3। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 100/3 इनटू में आपका यहाँ पे 50। ठीक है, ये यहाँ पे कहानी आपकी बन गई, समझ रहे हो बात को। ठीक है, ये है आपका न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर देना है फार्मूले में। ठीक है, फार्मूले आपको वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। कैसे हो जाएगा, देखो f इक्वल्स टू आपका मतलब f मल्टीप्लाई हाफ, ठीक है, 100/3 मल्टीप्लाई आपका 50, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपका 50/3, ये चीज हो गया, राइट। डिवाइड में आपका हो जाएगा i इंटू 100/3, इसको पूरा काट पीट कर देंगे तो यहाँ से आपकी आंसर जो निकलेगा
416.67 F/I। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर एक तरीके से आ गया। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो आपका आंसर ये निकल कर आ गया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी से। देखो, फार्मूले याद रहना चाहिए ना। इंसान को फार्मूले जब तक याद नहीं रहेंगे तब तक ये कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो तो आंसर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अ रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन ऑफ 300 mm विड्थ एंड आपका 500 mm इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, हैज टेंसाइल रिइंफोर्समेंट ऑफ, ठीक है, 1346 mm स्क्वायर। द बीम एम इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग M20 ग्रेड कंक्रीट यूजिंग M20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe 415 स्टील। कैलकुलेट द न्यूट्रल एक्सिस। कैलकुलेट द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कैसे निकालोगे? सिंपल, आपको न्यूट्रल एक्सिस बताना है तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पे सॉल्यूशन लगाना है। क्या? 0.36 FC के 0.36 FC के, ठीक है, BXU 0.36 FC के BXU इक्वल में आपको करना है 0.87 FY AST। ठीक है, ये चीज करनी है और यहाँ से आपको निकाल लेना है XU की वैल्यू। ठीक है, तो 0.87 FY की वैल्यू आपको दे के रखा है 415। उसके बाद में आपका यहाँ पे एरिया भी दे के रखा है। ठीक है, 0.8 AST है ना, AST की वैल्यू भी देके रखा है। कितनी देके रखा है देखो, टेंसाइल। ठीक है, तो ये देके रखा है आपको 1346। ठीक है, डिवाइड में आपका 0.36, मल्टीप्लाई में आपका FCK की वैल्यू है 20 और आपकी बी की वैल्यू है यहाँ पे कितना, 300। ठीक है, ये चीज अल्टीमेट आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 225 mm। राइट, ये चीज, तो इसका आंसर आपका 225 mm हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। 41। ठीक है, 41 चेक करते हैं यहाँ पे बोल क्या रहा है। राइट, चलिए, तो इसका आंसर तो आपका सिंपल आ गया, क्या, 225। अब यहाँ पे द सुटेबल सिस्टम फॉर प्री टेंशन बीम इज, प्री टेंशन बीम इज, ठीक है, प्री टेंशन बीम इज, तो इसमें आपकी मेथड कौन सी लगेगी? ठीक है, तो 41 की यहाँ पे सिंपल मेथड लग जाएगी, क्या, वेयर, 1 मिनट, ठीक है, हाँ, ठीक है, होयर मेथड। ठीक है, आपका प्री टेंशन बीम के लिए होयर मेथड लग जाएगी। प्री टेंशन बीम के लिए आपका होयर मेथड लग जाएगी। ठीक है, होयर मेथड, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री टेंशन बीम के लिए होयर मेथड लगेगी, याद रखो, प्री टेंशन बीम। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं? द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर लेमिना ऑफ डायमीटर d इज IP। ठीक है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होता है क्या, IXX प्लस IYY। यहाँ से IP निकल जाता है। ठीक है, और किसके लिए पूछ रहा है ये, किसके लिए पूछ रहा है? जैसे सर्कुलर लेमिना, सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर के लिए वैसे ही आपका क्या हो जाता है, पाई d की पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 64। ये तो जब ये दो चीज सेम हो जाता है तो 32, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 42 का, सिंपल ए हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से। 43 में क्या बोल रहा है यहाँ पे? द ग्रॉस ठीक है, कमांडेड एरिया, द ग्रॉस कमांडेड एरिया फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर इज 6000 हेक्टेयर्स। ठीक है, ग्रॉस कमांड एरिया एंड 80% ऑफ विच इज कल्चरेबल इरिगेशन। ठीक है, 80% ऑफ विच इज कल्चरेबल इरिगेशन। ठीक है, मतलब कल्चरेबल इरिगेबल। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर खरीफ सीजन इज 25%। द एरिया टू बी इरिगेटेड इन खरीफ सीजन इज, ठीक है, हेक्टेयर्स। कैसे निकालोगे इसको? राइट, इसको सॉल्व करने के लिए आपका 43 में है, सिंपली कल्चरेबल कमांड एरिया निकालो, CCA हो जाएगा आपका 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई में आपका 6000 हेक्टेयर।
6000 हेक्टेयर, ठीक है। ये चीज हो गया, ठीक है। सिंपल कर देना है आपको, निकालना क्या है, निकालना क्या है, ठीक है। कल्चरल कमांडेड एरिया आपने निकाल लिया इसके द्वारा, CCA। उसके बाद में इंटेंसिटी ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इरिगेशन फॉर खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, कितना है 25%। बस इसके बाद में इसको कर देना है आपका सिंपली। इसको जब सॉल्व कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 48, मतलब 4800। ये चीज आपकी यहाँ से निकल कर आ जाएगी हेक्टेयर में, हेक्टेयर में, ठीक है। और यहीं पर ही आपका, ठीक है, देखो यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया टू बी इरिगेटेड, एरिया टू बी इरिगेटेड क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपली। देखो खरीफ के लिए आपका 25% था, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई आपका 4800, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल गई 1200 हेक्टेयर, 1200 हेक्टेयर यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए, यहाँ पे बोल क्या रहा है। रिमूवल ऑफ soluble organic chemicals, removal of soluble organic chemicals is possible by the addition of organic chemicals, ठीक है, to the biological mixed liquor, ठीक है, ऑफ एन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हम क्या चीज डालते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन, एलम, क्लोरीन, स्ट्रॉन्ग कलर, ठीक है। तो इसका आंसर 44 का सिंपल हो जाएगा, क्या, एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन इज अ चारकोल, that has been heated or otherwise treated to increase its adsorptive power, ठीक है। It is used for removal of organic chemicals since it has excellent adsorptive powers, ठीक है। एक्टिवेटेड कार्बन एक तरीके से आपका होता क्या है, ठीक है, चारकोल, ठीक है, चारकोल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन्स मेथड, कुर्बन्स। एक कुर्बन्स मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ ब्रिज, ठीक है, इज एप्लीकेबल व्हेन द रेशियो ऑफ स्पान विड्थ इज बिटवीन, ठीक है। तो एक कुर्बन्स इक्वेशन जो है, पहली चीज तो ये, पता नहीं कहाँ से इसको पूछ लिया है, पर इसको अपने को पढ़ना तो पड़ेगा, याद तो रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा बी, ठीक है। टू टू एंड आपका 4, ठीक है, 2 and 4, राइट। 45 का आपका बी, सिंपल 2 and 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, 2 दूआ 4, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो जो स्पान रेशियो होता है वो 2 दूआ 4 होता है, राइट, 2 दूआ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग bearing, ठीक है, are forgiving in that they can tolerate loads and movement exceeding the design value, ठीक है, movement exceeding the design value। रॉकर, स्लाइड प्लेट, ठीक है, इलास्टोमेरिक, स्टील रोलर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, which one of the following bearings are forgiving, ठीक है, which one of the following bearings are forgiving in that they can tolerate loads and movements exceeding the design values, राइट। तो इसका 46 का सिंपल आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे इलास्ट डी, है ना, इलास्टोमेरिक, ठीक है। तो इलास्टोमेरिक जो होता है ना, इलास्टोमेरिक बियरिंग पेड्स improve the flexibility of the bridge components by absorbing shock and impacts, right. they are typically made by a strong, ठीक है, made by a strong and, ठीक है,
रिप्लीएबल मटेरियल सच एस, ठीक है, सच एस, ठीक है, ये सारी, ये न्यूप्रिन का जो होता है ना, न्यूप्रिन से इसको बनाया जाता है। अ टाइप ऑफ हेवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल रबर, ठीक है, ये चीज इलास्टोमेरिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, देखो, विच ऑफ द सिस्टम आर पर्टिकुलरली suited फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट सुपर स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग स्पान ब्रिजेस without the use of staging from below, ठीक है, फ्रॉम बिलो, स्टेजिंग फ्रॉम बिलो, राइट, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेगमेंटल, लीनियर, स्टेज, साइड वॉल, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंपल 47 का यहाँ पे ए, सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट, राइट। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्ग स्पान ब्रिजेस, राइट, precast segment of concrete blocks are used, ठीक है। These segments are fabricated with the most, ठीक है, if the ठीक है, these segments are fabricated in the industry and transported to work site where they are joined, ठीक है, थ्रो बोल्ट्स और मेल्ट्स, ठीक है, आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सेगमेंटल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 48 में चेक करना क्या बोल रहा है, द मेजर्ड पीएच वैल्यूज ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग वाटर, ठीक है, ये आपको दे दिया। व्हाट इज द एवरेज पीएच ऑफ वाटर, ठीक है, व्हाट इज द एवरेज पीएच ऑफ वाटर assuming linear variation of pH, ठीक है, assuming linear variation of pH with time, ठीक है, with time, राइट। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो क्या जाएगा, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, राइट, यहाँ पे देखो, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस, ठीक है, ये आपका होता है pH इक्वल्स टू माइनस H प्लस लॉग H प्लस, राइट, एज्यूमिंग लीनियर वेरिएशन, ठीक है, एज्यूमिंग लीनियर वेरिएशन, ठीक है। तो इसका आपका आंसर सिंपल हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7.3, ठीक है, प्लस में 10 की पावर माइनस 8.5, डिवाइड में हो जाएगा आपका 2, और यहाँ से अल्टीमेट जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेक करना, ठीक है, अल्टीमेट आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखो, इक्वल्स टू 5.2238 इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक है, 10 की पावर माइनस 8, ये चीज यहाँ पे हो जाएगी, राइट। चलिए तो इसको पीएच, ठीक है, पीएच बराबर आपका माइनस लॉग 5.38, ठीक है, इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 8, तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 7.57, ये चीज आंसर आ गया। तो जब भी दो चीज दी रही आपको तो लीनियर वेरिएशन कर देना है, आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, ये चीज कर देना है H प्लस आयन के लिए, है ना, H प्लस आयन के लिए। चलिए 49 का चेक करो क्या बोल रहा है 49, देखो, अ सिटी हैज अ पॉपुलेशन, ठीक है, हैज अ पॉपुलेशन, ठीक है, 1 लाख with an average rate of demand of 160 liter per head per day, 160 liter per head per day. What is the actual number of filters required if the size of each filter is 9 into 5 meter, and assume the average filtration, ठीक है, is 4500 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना है आपको, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखो,
मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज सबसे पहले निकालना पड़ता है, ठीक है। MDD, मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज, इसको निकालने के लिए करना पड़ेगा आपको 1.5 से मल्टीप्लाई 160 आपका जो भी है, ठीक है, लीटर पर हेड, और पूरी पॉपुलेशन के साथ में मल्टीप्लाई, ठीक है। ये चीज हो गया। और यहाँ से निकल गया आपका कितना, 24 MLD, मिलियन लीटर पर डे, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना एरिया ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड, ये निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 24 इंटू 10 पावर ऑफ 6, ठीक है, 10 पावर ऑफ 6 लीटर पर डे, लीटर पर डे, राइट। ये चीज हो गया। अब आगे बात करो जल्दी से, ठीक है। नंबर ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ से आपने ये कर दिया। अब इसके बाद में हाँ, एरिया ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड निकालना था आपको, तो वो उसके लिए आपको 4500 मल्टीप्लाई बाय 24 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका अल्टीमेट निकल के आ गया, ठीक है, 2222 मीटर स्क्वायर, राइट। ये चीज हो गया। अब यहाँ पे चेक करना, ठीक है, यहाँ पे चेक करो क्या बोलता है। नंबर ऑफ फिल्टर, नंबर ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू दो, मतलब 200, ठीक है, 22.23, 22.23, ठीक है, डिवाइडेड बाय 45। तो इसका आंसर आपका मतलब सिर्फ कितना आ जाएगा, ठीक है, 4.938 आएगा। तो यहाँ पे 5 आपकी ये चीज लगेगा, ठीक है, फिल्टर्स लगेंगे। डी। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 चेक करो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे बोल रहा है डिजॉल्व ऑक्सीजन DO एंड फाइनल DO आफ्टर 5 days इंक्यूबेशन 20°C in 1% dilution sample or 5 milligram per liter and 4 milligram per liter respectively. What is the 5-day BOD of the same sample in milligram per liter, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सिंपली BOD इक्वल्स टू, BOD इक्वल्स टू DOI माइनस DO, ठीक है, मतलब DO फाइनल है ना, DO फाइनल मल्टीप्लाई में आपका डायल्यूशन फैक्टर, मल्टीप्लाई में डायल्यूशन फैक्टर, ठीक है। तो ये 5 - 4 मल्टीप्लाई आपका 100 इक्वल्स टू आपका 100 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये हो गया ऑप्शन आपका, मतलब इस तरीके से आपका यहाँ से आंसर आ गया, राइट। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है, DOI माइनस DO फाइनल मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने 50 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ में बने रहना है आपको, ठीक है। वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।